आज हम इस वीडियो में जेई एडवांस जो 4 जून 2023 को हुआ उसका पेपर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने कोशिश किया कि इस पेपर में आपको वेल एक्सप्लेनेशन सामने रखें। देखें पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस एक सेट दिया हुआ है जो 0 1 1 2 3 4 और टी दिया हुआ है 0 1 2 3। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके पास जो एस दिया हुआ है, एक सेट एस है, ये एस आपके पास देखें क्या दिया हुआ है। ये एस दिया हुआ है आपके पास 0 1 1 2 3 4 और दूसरा सेट दिया हुआ है टी। इस टी में एलिमेंट दिए गए हैं 0 1 2 और 3। अब देखें यहाँ पे आप, अब एस और टी में पूछ रहा है कौन सा फंक्शन है ये। अब देखें 0 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में ना 0 इंक्लूड है ना 1 इंक्लूड, लेकिन इसके बीच की वैल्यूज इंक्लूड हैं। कितने एलिमेंट इसमें होंगे? इसमें इन्फानाइट एलिमेंट होंगे। बिल्कुल सिमिलर आप देखें 1 और 2 में भी इन्फानाइट एलिमेंट होंगे और 3 और 4 में भी इन्फानाइट एलिमेंट होंगे। तो आपके पास जो सेट एस के जो एलिमेंट है, यदि हम उसको फंक्शन में बोलेंगे कि भाई एक फंक्शन यहाँ बनाना है, वो फंक्शन को हम एफ नाम दें, तो आपको बनाना है कि एफ सच दैट एस टेंड्स टू टी। तो एस उसका डोमेन हो गया। इसका मतलब डोमेन के पास जो एलिमेंट है वो इन्फानाइट है और जो को डोमेन के पास एलिमेंट है वो फानाइट है। अब आपको मालूम है यदि आपके पास कोई सेट है, यदि इसमें m एलिमेंट हैं, x1 x2 अप टू मान लें xm एलिमेंट है, और आपके पास दूसरा सेट जिसमें आपके पास एलिमेंट y1 y2 अप टू yn एलिमेंट हैं, तो दोनों ये सेट A है, ये सेट B है। तो हमें देखना कितने नंबर ऑफ़ फंक्शंस बनेंगे। तो फंक्शंस कितने बन जाते हैं? फंक्शन बन जाते हैं आपके नंबर ऑफ़, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ को डोमेन्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन को डोमेन की पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डोमेन। इसका मतलब इसमें जो बनेंगे वो बनेंगे n की पावर m बन जाएगा। ये बन जाते, ये आपको मालूम है। अब ये यदि आपको मालूम है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन को डोमेन हैं, ये टोटल कितने आपके पास है? इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, इसमें आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और इसमें जो एलिमेंट सेट एस में हैं, टी में जो एलिमेंट हैं उसमें आपके पास फाइनाइट यानी सिर्फ 4 वैल्यू है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ़ जो आपके पास चॉइसेस होंगे इस 0 1 के पास। अब यदि हम थोड़ा और इसको डिफाइन करें, आपको डिटेल में डिफाइन करें, तो देखें इसमें यदि यहाँ पे हम थोड़ा और इसको ब्रीफली आपको समझाएं, तो ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लें 0.01, यहाँ ले लें 0.02, 0.03 और आगे बढ़ के चलें तो हो जाएगा 0.09, फिर हो जाएगा 1 तो है नहीं, 1.01, 1.02, अब 2 और आगे चलें तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको 3.99। ये एलिमेंट मिलेंगे, यानी आपके पास टोटल इन्फानाइट एलिमेंट यहाँ पे हैं। और यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? यहाँ एलिमेंट है सिर्फ आपके पास 0 1 2 और 3। अब देखें यहाँ पे तो इन्फानाइट एलिमेंट हैं और यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ फंक्शंस होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ़ फंक्शंस ये हो जाएंगे, क्योंकि ईच एलिमेंट, क्योंकि आपके पास जो एस है ये एस है और ये क्या है? टी है। तो यहाँ पे जब आप कनेक्ट करेंगे तो टोटल एक एलिमेंट इसके 4 से कनेक्ट होगा, इसके 4 एलिमेंट से कनेक्ट होगा। बिल्कुल सिमिलर 0.2 के पास ऑप्शंस रहेंगे कि 0 1 2 3 किसी एक से कनेक्ट हो जाए, ये इसके बाद 4 ऑप्शंस हैं। ऐसे हर एलिमेंट के पास आपके पास 4 ऑप्शंस मिलेंगे। और टोटल कितने एलिमेंट हैं इसमें? टोटल इसमें आपके पास इनफाइनाइट एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये जो है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज होगी। जब ये इनफाइनाइट वैल्यू होगा, इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ़ फंक्शंस होंगे वो कितने होंगे? आपके पास इनफाइनाइट होंगे। और जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट, नंबर ऑफ़ फंक्शंस इनफाइनाइट हैं, इसका मतलब जो आपका जो पहला ऑप्शन है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी, तो दिस विल बी राइट। यानी पहला ऑप्शन ए तो राइट होगा, क्योंकि यहाँ जो नंबर ऑफ़ आपके पास जो फंक्शन बनेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ फंक्शन फ्रॉम एस टू टी बनेंगे, ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 4 की पावर n। ये 4 की पावर है और n कितना हो रहा है? 10 से इन्फिनिटी हो रहा है।
इसका मतलब 4 की पावर इन्फिनिटी, यानी ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो नंबर ऑफ इन्फाइनेटली मैनी फंक्शंस फ्रॉम S to T। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, जो ऑप्शन ए है, यानी आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ये आपका करेक्ट हो गया। अब देखें ऑप्शन बी की तरफ चलें। अब देखें ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, देयर आर इन्फाइनेटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम S to T। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि जब भी ये फंक्शन मोनोटोनिक हो गया, और जब भी कोई फंक्शन मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो वो फंक्शन हमेशा क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है, यानी ये फंक्शन आपके पास 1 1 फंक्शन होगा। अब यहाँ देखें यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है, यदि हम देख लें कि चलो भाई 0.01 जो वो कनेक्ट हो गया 1 से, अब 0.02 जो वो कनेक्ट हो गया 1, ये 0.01 कनेक्ट हुआ 0 से, 0.02 कनेक्ट हो गया 1 से, ये 0.03 कनेक्ट हो गया 2 से, और 0.09 कनेक्ट हो गया 3 से। अब आपके पास देख रहे हैं जब ये फंक्शन डिफाइन किया है, यानी जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट आपके पास बच रहे हैं, तो वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जाके टी के एलिमेंट से रिपीट करेगा, और जब भी ये रिपीट होगा इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑन टू होने वाला है। और कोई भी फंक्शन जब ऑन टू होता है तो जब भी ये फंक्शन किसी एक से रिपीट होगा तो वो मैनी वन होने वाला है, और जब भी फंक्शन मैनी वन होता है तो वो कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है ये आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एक मैनी वन फंक्शन बन रहा है। तो देखें यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कोई भी जो मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन ये हमेशा क्या होता है, एक 1 1 फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन होगा, और जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करेगा तो उसको 1 1 होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन क्या बन रहा है, ये फंक्शन बन रहा है आपका मैनी वन फंक्शन बन रहा है, ये मैनी वन फंक्शन बन रहा है। और मैनी वन फंक्शन कभी भी इट विल बी नेवर बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कभी भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि इसको मैनी वन यदि हो गया ये, तो वो आपके पास जो फंक्शन है वो आपको मिनिमम मैक्सिमा देगा, और जब मिनिमम मैक्सिमा देगा तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ये जो बोल रहा है कि देयर आर इन्फाइनेटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम S to T, दैट इज रॉन्ग। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या दिया है, द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम S to T इज एट मोस्ट 120, यानी कंटिन्यूस फंक्शन बोल रहा है। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए देखें, यदि हमारे पास कुछ एलिमेंट हम मान लो बात यहाँ पे ले लें कि ये आपके पास ले लिए हमने यहाँ पे 0.02, और इसकी जो वैल्यू है हम यदि पुट करेंगे तो 0.02 की वैल्यू यदि हम करते हैं कि चलो ये 0 आ जा रहा है या 1 आ जा रहा है, चलो इसको 1 ले लें, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू 1 आ रही है। अब इसके जो नेबरहुड है, पॉजिटिव साइड नेबरहुड ले लें तो ये पॉइंट हो जाएगा 0.03। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो 0.03 है, तो यहाँ पे आपके पास f 0.03, ये वैल्यू भी 1 आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ये फंक्शन आपके पास उसी इंटरम डिफाइन किया है, और इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 0.01, ये आपके पास f 0.01, ये वैल्यू भी 1 आएगी। तो ये फंक्शन क्या होगा आपका, ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखें, यदि हम इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे आपके पास जो, यदि हम देखें 0.0, तो यहाँ पे ये वैल्यू मान लो 0 आ रही है, तो यहाँ सभी वैल्यू के लिए तो वैल्यू सेम 0 ही आएगी, इसके बीच 0 से 1 के लिए। यदि 1 2 के लिए वैल्यू हम मान लो बात 1 आ रही है, तो 1 और 2 को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो 1 ही आएगी। बिल्कुल सिमिलर 2 और 3 के लिए करें तो 2 और 3 को छोड़ करके बाकी सभी की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि आपके पास वैल्यू एक ही दिया सभी के लिए। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन कहाँ पर होगा, ये 0 से 1 में होगा, 1 से 2 में होगा, 2 से 3 में होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो
कंटिन्यूस फंक्शन पीस वाइज तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जा रहा है, यानी जो यहाँ पे जो कंटिन्यूस फंक्शन हो रहा है, जो कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन एक्चुअली क्या हो जा रहा है, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट फंक्शन हो रहा है। और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, यानी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो देखें ऑप्शन नंबर डी में देखो, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी डिफरेंशिएबल। तो ये जो फंक्शन है ये सही है, यानी ये जो ऑप्शन सही दिया है, क्योंकि आपके पास 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 में जो फंक्शंस बन रहे हैं ये कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है जो कंटिन्यूस है, क्योंकि वो कंटिन्यूस 0 से 1 में है, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, लेकिन आपके पास 0 से 1 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में है। तो ये जो वैल्यू आपके पास मिल रही है ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन होगा। और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अब ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज मोस्ट 120। अब ये कंटिन्यूस फंक्शन बन रहे हैं, तो देखें ज़रा, अब यहाँ पे जो कंटिन्यूस फंक्शन आपके पास बन रहे हैं, तो जो फंक्शन जो कंटिन्यूस होगा, यानी कंटिन्यूस फंक्शन होगा वो अपने डोमेन में होगा, क्योंकि हम डोमेन की बात कर रहे हैं, अपने कहाँ पे होगा, डोमेन में होगा। इसका मतलब ये है कि 0 से 1 में, यानी पहला इंटरवल देखें आप, पहला ये 0 to 1 दिया हुआ है, तो 0 1 के पास कंटिन्यूस होने के लिए 4 ऑप्शंस हैं, 0 1 2 3 4, यानी फॉर 0 1 इंटरवल 0 1 में फॉर कंटिन्यूस देयर आर 4 ऑप्शंस, क्योंकि आपके पास टी में कितने एलिमेंट दिए हैं, 4 दिए हैं। बिल्कुल सिमिलर 1 से 2 के लिए, 1 से 2 इंटरवल में फॉर कंटिन्यूस होने के लिए यहाँ भी कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस हैं। और सिमिलर 2 से 3 इंटरवल के लिए यहाँ भी आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ईच इंटरवल विल हैव 4 चॉइसेस। तो नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कितने हो गए आपके पास, नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ये आपके पास हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 0 1 के लिए, 4 1 2 के लिए और 4 2 3 के लिए, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 64। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 64। लेकिन आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है सी, वो क्या बोल रहा है कि एटमोस्ट 120। ज़रूर यहाँ पे जो 64 है, ये 64 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 120 दिया है, जो विच इज़ ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो कंटिन्यूस फंक्शन होंगे वो 64 होंगे, विच इज लेस देन इक्वल टू 120। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन सी है वो भी सही है। तो आपके पास जो ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये इसके क्या होंगे, आपके करेक्ट ऑप्शंस कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट T1 T2 be the two distinct common tangent to the ellipse x square upon 6 plus y square by 3 equal to 1 and parabola। एक पैराबोला क्या दिया हुआ है, y square इक्वल टू 12x। यदि यहाँ कंपेयर करेंगे 4a से कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू होगा 12, तो a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके वर्टेक्स हो जाएंगे 0 0। ये दोनों के डायरेक्ट डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट आपको निकालना है। सपोज दी टेंजेंट T1 टचेस P and E at point A1 A2 respectively and tangent T2 touches P and E at A4 and A3 respectively and which of the statement is true। यानी एक कॉमन टेंजेंट पहले बनाना पड़ेगा। देखें ज़रा, तो एलिप्स और इसका एक कॉमन टेंजेंट बनाए पहले। एक एलिप्स हो गया, तो एलिप्स में क्या दिया हुआ है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 यानी ए स्क्वायर 6 हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। इसका मतलब ए यहाँ पे ग्रेटर देन बी है, यानी ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा एक। तो देखिए ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। और यहाँ पे इसके वर्टेक्स जो हैं ये आपके वर्टेक्स हो गए, ये ए और A1 और A2, A1 A2 तो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे हम मान सकते हैं। चलो वर्टेक्स ज़रूरत नहीं लेने की, डायरेक्ट पहले यहाँ पे आपके पास एक पैराबोला बनाना है।
ये पैराबोला बन गया, ये बन गया पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 12x, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे बोल रहा है इसका कॉमन टेंजेंट, तो ये इसका कॉमन टेंजेंट हो जाएगा भाई। देखें तो ये आपका यहाँ पे ये कॉमन टेंजेंट जो है ये आपका एक कॉमन टेंजेंट हो गया, यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच करेगा, ये टच कर रहा है। ऐसे ही कॉमन टेंजेंट यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका कॉमन टेंजेंट होगा ये। अब देखो कहाँ पे इसके पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, ये P और E में टच कर रहा है A1 A2 में, यानी पैराबोला में टच कर रहा है A1 में, ये पॉइंट आपका A1 है, और यहाँ पे A2 में, और फिर यहाँ पे ये A3 में बोल रहा है, और ये बोल रहा है आपका यहाँ पे A4 में। अब यहाँ पे जो आपके पास क्या बन गया, ये बन गया एक कोऑर्डिनेटर। इस कोऑर्डिनेटर का आपको निकालना है एरिया A1 A2 A3 और A4, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखें सबसे पहले ये आपका कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट हम दोनों इक्वेशन लिखते हैं पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स, पहले एलिप्स लिख लेते हैं। उसका इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दिया है T1 और इसका नाम दिया है T2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स हम लिखें यदि एलिप्स से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर पुट कर दें यहाँ पे हम, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल टू mx प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर है 6, तो 6m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया 3, तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स। बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो ये फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस a का मतलब हो जाएगा 3, तो जाएगा 3 बाई m। तो देखिए दोनों जो कॉमन टेंजेंट हैं ये एलिप्स में है, तो दोनों एक कॉमन है दोनों, यानी दोनों लाइन एक ही, दोनों जो इक्वेशन है वो एक ही लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब एक ही लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका जो इंटरसेक्ट वाला फॉर्म होगा, यानी ये जो इंटरसेक्ट वाला फॉर्म होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ y यहाँ दोनों 1 1 है, कॉफिशिएंट ऑफ m दोनों mm हैं। तो जो कांस्टेंट वाला टर्म आपके पास रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों के जो कांस्टेंट टर्म है यानी क्या है, रूट ऑफ 6m स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3 बाई m। अब यहाँ सॉल्व करके हम m निकाल लेंगे, तो यहाँ पहले स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 6m स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 9 अपॉन m स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे बन जाएगा 6m4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यदि इसको हम फैक्टराइज कर लें तो ये जाएगा 6m4 प्लस ये जाएगा 9m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 6m स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ फैक्टर बनेगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। तो m स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 और -1 आ जाएगी। तो देखें यदि m इक्वल टू +1 -1 आ रही है तो हम यहाँ पे पुट कर दें, तो आपको दिख रहा है ये जो दिख रहा है ये वाला जो लाइन है ये आपके पास स्लोप इसका पॉजिटिव है। तो यहाँ पे m कितना हो जाएगा, इसके लिए m इक्वल टू हो जाएगा 1 और यहाँ पे m कितना होगा आपका -1। तो आपके पास दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास निकाल रहा है। अब यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है एरिया निकाला कोऑर्डिनेटर का। पहले ए और बी ऑप्शंस में आपके पास एरिया दिया हुआ है और सी और डी में दिया हुआ है कि T1 T2 मीट्स ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट, यानी जो एक्स एक्सिस है आपका ये एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट आपको कहाँ पे मीट कर रहा है। तो पहले हम ये m की वैल्यू को पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में। यदि हम m की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपके पास जो T1 होगा, T1 के लिए क्या होगा, ये m इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे। तो m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू x प्लस 3। और T2 के लिए क्योंकि इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है तो ये -1, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -x माइनस 3। ये दो इक्वेशन आपको मिल गए, एक हो गया किसका T1 का
और एक हो गया T2 का। तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ए है और ए कहाँ पे है, ऑन वाई एक्सिस में है। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम y इक्वल टू 0 पुट कर दें। यदि हम y इक्वल 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा -3। इसका मतलब जो पॉइंट ए होगा ये होगा -3 और 0 विच इज़ ऑन x एक्सिस। तो ये पॉइंट तो आपका आ गया भाई, ये हो जाएगा आपका -3 और 0। तो -3 0 पहला, इसका मतलब क्या हुआ आपका, ऑप्शन देखें। यदि यहाँ पे आप ऑप्शन देखें तो टेंजेंट T1 T2 मीट x एक्सिस एट पॉइंट -3 0, मतलब आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अब हम एरिया देखते हैं। अब आपको निकालना है एरिया, किसका निकालना है, ट्रेपेजियम बन गया A1 A2 A3 A4। तो A1 A2 A3 A4 में पहले हम ये आपके पास जो A1 A2 A3 है, ध्यान से देखें तो ये जो A2 A3 है ये आपका एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये आपका क्या बन गया, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया किसका, एक एलिप्स का है A1 A2, और जो A1 A4 है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसका है, पैराबोला का है। तो हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप पॉइंट ऑन, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये आपको याद होना चाहिए। एक्चुअली जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ये पैरा एलिप्स का, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है, ये होता है -a² m अपॉन रूट ऑफ a² m² प्लस b², और ये होता है b² अपॉन रूट ऑफ a² m² प्लस b²। ये होता है एलिप्स का यानी A2 का। और A1 का पॉइंट होता है, A1 का पॉइंट हो जाएगा आपका a/m², और ये होता है 2a/m। तो ये पॉइंट से आप डायरेक्ट A और M आपको मालूम है, इससे पॉइंट डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लेंथी है, ये थोड़ा याद करने में डिफ़िकल्ट है। तो हम जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एलिप्स के लिए उससे हम निकालते हैं। तो देखो ज़रा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम निकालते हैं। तो देखें यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसके लिए निकाल रहे हैं, एलिप्स के लिए निकाल रहे हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला किस पॉइंट से निकाल रहे हैं, पॉइंट हमने क्या नाम दिया है, इस पॉइंट का इसका नाम दिया हुआ है पॉइंट ए। हम निकाल रहे हैं पॉइंट किसके लिए, a -3 के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 0। t मतलब होता है टेंजेंट मतलब होता है x1 बाय a² प्लस y1 बाय b² -1 इक्वल 0। ये होता है आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे जो आपके पास x1 y1 है इसको आप क्या पुट कर देंगे, -3 और 0 पुट कर देंगे, और a² b² आपको मालूम है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एलिप्स के लिए हो जाएगा आपका x² अपॉन, ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा x इंटू x1, मतलब ये हो जाएगा -3 अपॉन a² हो जाएगा 6 प्लस y इंटू 0/3 इक्वल टू 1। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें क्या जा रहा है, ये तो ये हो जा रहा है आपका x इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन हो गया x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू -2 हो गया। मतलब ये जो पॉइंट है वो -2 और 0 पॉइंट हो जाएगा, और इसका जो x कोऑर्डिनेट हो -2 होगा। अब यदि x कोऑर्डिनेट -2 है तो आप यहाँ से पुट करके इसके जो टेंजेंट के इक्वेशन T1 T2 निकाला है, तो T1 कितना है आपका पास, T1 जो आपके पास दिया गया है, T1 इक्वेशन है y इक्वल टू, ये है y इक्वल टू x+3, और T2 कितना है, T2 है y इक्वल टू -x -3। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम x इक्वल टू -2 पुट कर दें। यदि हम x इक्वल टू -2 पुट कर दे रहे हैं तो आपके पास पॉइंट क्या मिल जा रहा है, देखो। तो यहाँ पे जो A2 है ये मिल जा रहा है आपका -2 और -1, और जो यहाँ पे A3 है, A3 मिल जाएगा -2 और ये मिल जाएगा -1। यहाँ चूँकि 1 बनेगा पॉजिटिव है तो ये 1 बनेगा। इसका मतलब जो पॉइंट A2 A3 हैं आपको मिल गए। तो A2 कितना हो गया, A2 आपके पास जो पॉइंट है ये हो गया -2 और 1, और ये A3 हो गया -2 और -1। अब बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एलिप्स लगा सकते हैं, पैराबोला लगा सकते हैं। लेकिन पैराबोला निकालने के लिए आपके पास डायरेक्टली फॉर्म दिया गया, इससे बेटर होगा। तो ये डायरेक्टली हम पुट करते हैं यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन पैराबोला कितना होता है ये। तो देखें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन पैराबोला ये पॉइंट होता है a/m²
और 2a/m। तो यहाँ पे हम a इक्वल टू कितना आपके पास है, a इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 3 और m इक्वल टू पुट कर दें 1। तो m इक्वल 1 पुट करें कितना मिल जाएगा, ये देखो ये मिल जाएगा आपको, पॉइंट हो जाएगा a1, ये पॉइंट मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। और बिल्कुल सिमिलर यदि हम a4 के लिए देखें तो a4 के लिए आप क्या पुट कर दोगे, a4 के लिए a इक्वल टू 3 होगा और m हो जाएगा -1। तो यहाँ पे जो a4 मिलेगा ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका -6। तो ये पॉइंट भी लिख लें आप, यानी ये पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट हो गया 3 6, ये हो गया 3 6 और ये हो गया आपका 3 और -6। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट कितना हुआ, ये पॉइंट हो गया अब आपका 6 और 0 हो गया। सॉरी, ये पॉइंट आपका 6 0 नहीं, ये पॉइंट आपका 3 0 होगा। ये पॉइंट कितना होगा, क्योंकि ये 3 है तो ये हो जाएगा आपका 3 और 0 हो जाएगा। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A1 A2 A3 A4। तो ये क्या होता है इसका एरिया इक्वल टू हो जाता है ये 1/2 सम अप टू पैरेलल साइड। सम अप टू पैरेलल साइड कौन कौन सी होगी, यानी ये हो जाएगी A1 A4 प्लस ये हो जाएगी A2 A3। और फिर बोला डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस बिटवीन का नाम यदि हम दे दें यहाँ पे डिस्टेंस कितना ले लें, पॉइंट को देखें, इसका पॉइंट यदि हम m दे दें और ये पॉइंट यदि n ले लें तो ये पूछ रहा है mn। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये mn बोल रहा है। तो देखो ज़रा A1 A4 कितना आ गया, लेंथ इसकी देखें तो आपकी A1 A4 की लेंथ जो है ये 6 है, ये भी 6, मतलब ये टोटल आपकी 12 हो गई। ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, 12 हो गई। और यहाँ देखें 2 और -2 है, मतलब ये जो आपके पास लेंथ है ये -2 और 1 है, ये -2 1 मतलब ये लेंथ आपका 1 और 1 यहाँ 2 हो गई। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 2। और ये देखें ये आपका 0.00 दिया है, तो ये 2 और ये 3 बताइए टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये टोटल लेंथ आपकी 5 हो गई। तो देखें ये हो जाएगा मतलब A1 यहाँ पे आपके पास, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और A1 A4 की लेंथ हो जाएगी आपकी 12 और A2 और A3 की लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 2 और बिटवीन देम डिस्टेंस हो गया 5। तो ये हो गया 1/2 इंटू 14 इंटू 5, यानी ये हो गया आपका 35। यानी इसका जो एरिया होगा वो 35 स्क्वायर होगा। देखें ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर A1 A2 A3 4 इज 35 स्क्वायर मीटर, मतलब इसका आंसर जो है वो क्या होगा, A होगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर A और C होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे इसमें A एंड C। Let f such that 0 1 tends to 0 1 be the function defined by fx equal to x cube by 3 minus x square plus 5 by 9x plus 17 by 36. Consider the square s 0 1 goes to 0 1 and g such that x y tends to s or y greater than fx is called green region and r एक्स वाई बिलोंग्स टू एस वाई लेस देन एफ एक्स कॉल्ड रेड रीजन। तो एक ग्रीन रीजन दिया हुआ है, एक रेड रीजन किया हुआ है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास है जो हाइट 0 to 1 के बीच में है। तो ये स्टेटमेंट दिए हुए इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखें भाई इसका जो है मेन चीज़ है इसमें हमने लिखा हुआ है, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो क्या है, एफ सच दैट एक फंक्शन दिया हुआ 0 1 टेंड्स टू 0 1 और एफ एक्स इक्वल दिया है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 9x प्लस 17 बाई 36 और एक स्क्वायर दिया हुआ है 0 1 0 1, यानी इसका एरिया कितना होगा, जो स्क्वायर होगा इस स्क्वायर का जो एरिया होगा ये हो जाएगा आपका 1, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एक जी रीजन दिया हुआ है, इस जी को बोला है वो ग्रीन रीजन, इसको बोला है ग्रीन रीजन। ये क्या दिया है, ये दिया हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, मतलब एस एस में है जहाँ पे वाई ग्रेटर इक्वल टू क्या है एफ एक्स, और एफ एक्स ये दिया है और आर जो दिया हुआ है ये आर दिया हुआ है रेड रीजन, यानी एक ग्रीन रीजन है और एक रेड रीजन है।
और ग्रीन और रेड के रीजन में एक दिया है y का जो ग्रेटर इक्वल टू fx वाला पोर्शन है वो ग्रीन है और y लेस देन fx वाला पोर्शन है वो रेड है। एन एल एच जहाँ पे एक्स एच बिलोंग्स टू एस है, माने उसी स्क्वायर का पार्ट है, और एक्स लाई कर रहा है 0 1 के बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन दिया हुआ है। एक दिया है आपको हॉरिजेंटल लाइन, और इस हॉरिजेंटल लाइन जो रेंज है एच की ये भी उसी स्क्वायर में दिया हुआ है, 0 to 1 दिया है। तो सबसे पहले हम देखें कि भाई आपके पास जो फंक्शन है उसके बारे में देखें, पहले उसको पहले हम सॉल्व करें। तो आपके पास जो एफ दिया हुआ है, एफ आपके पास दिया है, ये दिया है x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/9x और प्लस 17/36। पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर दें। देखें भाई यहाँ पे इसका कर्व क्या होगा। पहले हम एफ निकालें कि एफ का कर्व कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दें। यहाँ पे f' इक्वल टू ये हो जाएगा 3x²/3 माइनस 2x प्लस 5/9। तो 3 कैंसिल हो गए। इसका मतलब इसका f' हो जाएगा आपके पास, ये होगा x² माइनस 2x प्लस 5/9। अब यदि हम इसको सॉल्व करें थोड़ा तो ये f' हो जाएगा। यदि यहाँ से हम 1/9 को बाहर निकाल लें तो ये जाएगा 9x² माइनस 18x और प्लस हो जाएगा 5। इसको ज़रा फैक्टराइज कर लें। यदि इसके हम फैक्टर बनाएं तो ये फैक्टर आपको हो जाएगा यहाँ पे 9x² और ये हो जाएगा 45। तो ये हम कर सकते हैं माइनस 15x माइनस 3x प्लस 5, ये आ गए। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर हो जाएगा ये 1/9, ये फैक्टर हो जाएगा 3x माइनस 5 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3x माइनस 1, ये फैक्टर हो गए। अब देखें f जो दिया हुआ है, f का जो आपका डोमेन रेंज वो क्या है, 0 1 टेंस टू 0 1 दिया है। और यदि यहाँ पे हम f' को 0 करेंगे, क्योंकि आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो यदि हम f' को 0 करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी, x इक्वल टू आएगी यहाँ पे 1/3 और 5/3। इसका मतलब 5/3 एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 1/3। अब यदि यहाँ पे हम देखें इसका ग्राफ, इसका निकालें कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ये इसका शेप बनाएं तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा आपका 5/3, ये 5/3 होगा। तो आपका आएगा 1 2 और 3, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन टोटल जो इंटरवल दिया हुआ आपका वो दिया हुआ है 0 और, तो ये 0 होगा 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब आपके पास जो 1 आएगा वो यहाँ पे 1 आएगा। और आपके पास जो इसका शेप बनेगा वो शेप कैसा बनेगा, इसका देखें, यहाँ पे क्या करेगा, 1/3 में इंक्रीज़ करेगा और 5/3 में डिक्रीज़ करेगा। मतलब आपका ग्राफ का शेप जो होगा वो यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। यानी आपका जो शेप है वो शेप आपका ये वाला ऐसा शेप बनेगा, ये वाला शेप आपका ये बनेगा। अब इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं इसका। यानी आपके पास जो पॉइंट्स मिले हैं वो क्या क्या मिल गए हैं, वो x इक्वल टू मिला है 0, x इक्वल टू मिल गया 1/3 और x इक्वल टू मिल गया 1। तो ज़रा हम इसकी वैल्यू निकाल लें। f(x) कितना दिया है, f(x) इक्वल दिया हुआ है x³/3 माइनस x² प्लस 5/9x और प्लस 17/36। अब यदि यहाँ पे हम वैल्यू निकालें तो देखिए यहाँ पे f0 कितना आएगा। तो यहाँ पे यदि हम x इक्वल 0 पुट कर दें यहाँ पे, तो f0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे f0 मिल जाए, x इक्वल 0 पुट करने में ये मिल जाएगा 17/36। यदि हम x इक्वल 1 पुट करेंगे, x इक्वल 1 पुट करेंगे तो ये पुट हो जाएगा आपका 13/36 और 13/36 की वैल्यू जो होगी अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी, लगभग ये हो जाएगी आपकी 0.36 हो जाएगी। ये आपको f1 मिल जाएगा।
और ये मिल जाएगा आपको F0। और अब एक और पॉइंट मिल रहा है F1/3। यदि आप x = 1/3 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 181/324, ये मिल जाएगी। और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो है 0.558। तो हमने क्या किया, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया। अब देखें ज़रा, अब इसका ग्राफ बना लें, क्योंकि आपके पास एक स्क्वायर दिया है। देखो तो हमने ये फिगर बनाया हुआ है। ये y = क्या है, ये y = आपका fx है। ये आपका y = क्या बन गया, fx बन गया। ये y = fx में हम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे दे रहा है, देखो ये दे रहा है 1/3 में। 3 में क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हो रही है। एक वैल्यू 0 में और 1, क्योंकि आपके पास जो इंटरवल दिया है 0 से 1 दिया है। 0 से 1 में ये एक स्क्वायर बन गया, ये भी कितना होगा, 1 होगा। यानी ये एक स्क्वायर हो गया। इसका जो एरिया है, ये एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का 1 हो जाएगा। हम मान लें ये पॉइंट A है, ये पॉइंट को B मान लें, और ये पॉइंट आपका O हो गया। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P। अब यहाँ मैक्सिमम एरिया में आप देखें पॉइंट में, ये वैल्यू कितनी होगी 1/3 में, तो ये हम निकाले हुए हैं 181। ये हो जाएगा 181/324। और ये 0 है, F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू देखें यहाँ पे, F0 आपके पास है 17/36। तो ये वैल्यू हो जाएगी 17/36। और ये F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 13/36। तो हमने ये बना लिया। अब ये जो आपके पास ग्रीन शेडेड एरिया दिख रहा है, ये आपका AR है। ये क्या है, एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट, और ये आपका एरिया ऑफ रेड पार्ट है। तो हम पहले एक काम करते हैं, पहले हम ये F0 to 1 में इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो AR है, AR क्या शो कर रहा है, AR शो कर रहा है ये एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन। और एरिया ऑफ ग्रीन, ये हो रहा है आपका एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ AR का एरिया निकालते हैं। ये वाला जो AR दिख रहा है, तो AR क्या होगा, डायरेक्ट इस fx को हम इंटीग्रेट करते हैं 0 to 1 में। तो ये AR कितना हो जाएगा आपका, AR = हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो जाएगा fx dx। इस fx को हम इंटीग्रेट करते हैं, fx की वैल्यू क्या है देखें, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to 1, और fx दिया हुआ है x³ माइनस x² प्लस 5/9x और प्लस 17/36। इसको इंटीग्रेट कर दें। तो यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका एरिया मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x4/12 माइनस x³ और ये हो जाएगा आपका प्लस 5x² 18 और प्लस 17/36x। यहाँ अप्लाई कर दें लिमिट 0 to 1 आ जाएगा। अब इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अब लिमिट अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/3 प्लस 5/18 और प्लस 17/36। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एरिया, जो रेड रीजन का एरिया है वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। देखें यहाँ पे, अब ये 1/2 और टोटल जो एरिया है इसका, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर का टोटल एरिया कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि टोटल एरिया मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसका डायमेंशंस 1 1 है। तो ये कितना होगा आपको, इक्वल टू 1 होगा। और तो जब ये 1 हो गया, और देख रहे हैं आप कि जो आपके पास रेड रीजन का एरिया है और ग्रीन रीजन के दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब कि जो आपके पास ग्रीन रीजन का एरिया होगा ये 1 माइनस रेड रीजन का एरिया हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी ये भी 1/2 आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ग्रीन रीजन
इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रीन रीजन कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो एक चीज़ तो आपको ये मिल गई कि दोनों के एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी ये फिगर में आप देखें जो आपका रेड पोर्शन वाला एरिया दे रहा है, ये वाला इसका एरिया और जो ग्रीन पोर्शन का एरिया है, ये दोनों एरिया कितने हैं, आपस में इक्वल हैं। अब आगे देखें, अब देखें भाई ऑप्शंस क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन देखें, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है देयर एग्जिस्ट ए एच बिलोंग्स टू 1/4 से 2/3। यानी हम एक लाइन ले लें, क्योंकि एच क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहा है जो 1/4 और 2/3। तो पहले हम 1/4 और 2/3 की लाइन लेके देखते हैं। तो देखें ज़रा 1/4 का मतलब कहाँ पे होगा ये, तो 1/4 यहाँ मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। यानी 1/4 जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये। और ये एक हम क्या लेते हैं, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है जो h इक्वल टू कितना है, ये आपका h इक्वल टू 1/4 है। और एक लाइन और ले लें तो बोल रहा है रेंज, उसकी रेंज क्या दिया हुआ है, h की रेंज दिया है 1/4 से लेकर के 2/3 तक। तो 2/3 भी हम ले लें तो 2/3 कहाँ पे आएगा, देखो 2/3 यहाँ पे आएगा, ये आपका 2/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h इक्वल टू 2/3 होगा। अब यहाँ पे इसके तो ए बी हो गया, इसका हम दे दें यहाँ पे, तो ये इसको मान लें सी और इसको मान लें डी। और यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, ये पॉइंट को मान लें ई और इसको मान लेते हैं एफ। अब जरा हम इसका एरिया निकालते हैं, क्योंकि जब ये 2/3 है तो ये बी सी की लेंथ कितनी हो गई, ये इसकी लेंथ 1/3 हो गई। और ये तो आपके पास 1 है ही, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल आपके पास मिल गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगल आपको मिल रहा है। कौन सा रेक्टेंगल है, ABCD। ये रेक्टेंगल आपको मिल रहा है। ये जो रेक्टेंगल है ये ABCD का हम इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो इसका एरिया निकाल रहे हैं हम, क्या नाम इसका, ABCD। तो देखें ज़रा एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ जो ABCD है ये कितना आ गया, ये आ गया आपका, लेंथ हो जाएगी 1/3, लेंथ विथ मान लो 1/3 और लेंथ मान लो 1। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इसका हो जाएगा 1/3। और अब ये 1/3 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ज़रा ऑप्शन ए देखें। यदि हम ऑप्शन ए देख लें तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन ए बोल रहा है देयर एग्जिस्ट पॉइंट H 1/4 से 2/3 सच दैट द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन above the line LH equal to the area of green region below the LH। यानी आपका जो ग्रीन, ये जो फिगर में देखें कि यदि हम यहाँ पे ये लाइन लिए हैं H इक्वल 2/3 ले ली है वाली लाइन, तो ये जो एरिया इसका आ रहा है, एरिया 1/3 आ रहा है। तो 1/3 आ रहा है मतलब ये जो रेस्ट ऑफ ग्रीन पार्ट का एरिया है ये अब टोटल एरिया तो 1/2 है। जब ये 1/3 आ गया तो रेस्ट ऑफ एरिया 1/6 हो जाएगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एरिया का अपर और लोअर पार्ट इक्वल नहीं है। यानी आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, यानी जो ऑप्शन ए दैट इज़ नॉट करेक्ट, ये आपका करेक्ट नहीं है। इसको आप एक बार फिर से समझ लें कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, क्योंकि ग्रीन का पोर्शन बोल रहा है तो ये आपने सीधी एक लाइन लिया हुआ है, तो इसके जो ABCD वाला पोर्शन रेक्टेंगल बन रहा है, इसका जो एरिया आ रहा है, ये एरिया हमने निकाला 1/3 आ रहा है। तो 1/3 आ रहा है तो ये एरिया जो होगा वो 1/2, टोटल एरिया 1/2 है। तो आपका जो पोर्शन आपके बचा, ये वाला पोर्शन बचा, इसके एरिया कितना होगा, 1/6 हो जाएगा ये। और दोनों आपस में एरिया इक्वल नहीं है, इसलिए जो ग्रीन शेडेड पोर्शन होगा वो इक्वल में, ये लाइन जो है वो इक्वल एरिया में डिवाइड नहीं करेगी। तो आपका ऑप्शन ए आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब ज़रा आप ऑप्शन बी देखें। ये ऑप्शन बी के पहले आप जो पार्ट आपने आपके लिए किया है बिल्कुल सिमिलर वही चीज़ आप यहाँ कर लें। किसके लिए एरिया निकालें, ये वाला पार्ट के लिए। तो देखो ज़रा हम ये पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, ये पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। तो ये पार्ट का हम एरिया निकालेंगे, यदि कौन सा एरिया हुआ ये OPEF, तो ये जो लेंथ ये तो 1 होगी और ये आपकी 1/4 हो जाएगी। अब ये 1/4 हो गई, इसका मतलब आपका जो एरिया है, एरिया ऑफ OPEF, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसकी जो विथ है 1/4 है और लेंथ इसकी 1 है, या 1 इसकी लेंथ है, विथ 1/4 है, यानी 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 1/4 का मतलब ये हो गया कि ये जो होगा ये हाफ ऑफ
ये हाफ ऑफ ए आर हो गया भाई, क्योंकि टोटल जो ए आर का जो टोटल जो ग्रीन जो रेड रीजन आपके पास है, इस पूरे का जो एरिया 1/2 है, और आप इतने पार्ट का एरिया यदि 1/2 आ गया तो ये इसके जो एबव पार्ट मिल रहा है उसका एरिया भी 1/2 होगा पूरा, ये रेड पोर्शन का, क्योंकि ये आपका 1/2 आ गया तो ये एरिया 1/2 होगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों तो हमें लिख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी इज ट्रू फॉर एच इक्वल किसके लिए हुआ, 1/4 के लिए हुआ। तो क्योंकि हाफ 1/4 जो है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए आर है ना, ए आर का पोर्शन हाफ 1/4, तो रेस्ट ऑफ 1/4 बचा। तो ऑप्शन बी आप देखें, ऑप्शन बी क्या हुआ है आपका, ऑप्शन बी क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया है देयर एग्जिस्ट एच सच दैट 1/4 से 2/3 सच दैट द एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन इक्वल टू एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली आप बोलना पड़ेगा कि ये ट्रू, दिस वन ट्रू ओनली फॉर एच इक्वल टू 1/4। यदि हम एच इक्वल 1/4 लेंगे तो आपका जो लाइन आपने ड्रा किया हुआ है, ये लाइन ड्रा किया हुआ है, इसका नीचे का पोर्शन और इसके पूरे का पोर्शन दोनों के एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है दैट इज़ ट्रू। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी के लिए, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फॉर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के लिए यदि हम लेके चल रहे हैं व्हेन एच इक्वल टू हम ले लें 181/324। देखें ज़रा, यदि हम h इक्वल टू 1 ये वाली लाइन ले लें, मतलब h इक्वल टू हम ये वाली लाइन यदि ले रहे हैं, यदि हम ये वाली लाइन ले रहे हैं h इक्वल टू क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम ले रहे हैं h इक्वल टू 181/324। तो ये हम ले रहे हैं, तो टोटल आपके पास नीचे देखो पूरा रेड पोर्शन बच रहा है। तो रेड पोर्शन का एरिया तो कितना है, ये आपका 1/2 है। मतलब क्या हुआ, यदि हम ये लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे जो आपके पास रेड पोर्शन का एरिया है वो तो 1/2 होगा, लेकिन अब चूंकि आप h इक्वल टू 181/24 ले रहे हैं तो इसके जो एबव पोर्शन बचेगा, ये जो एरिया है, क्योंकि आपको मालूम है रेड का एरिया और ग्रीन का एरिया दोनों 1/2 है, तो बिलो साइड तो एरिया 1/2 होगा रेड का, लेकिन एबव जो एरिया ग्रीन पोर्शन का होगा वो 1/2 से लेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ रेड रीजन 1/2 होगा, बट यहाँ पे जो ग्रीन पोर्शन का एरिया है वो 1/2 से लेस हो जाएगा। और बिल्कुल सिमिलर यदि हम लेके चल रहे हैं व्हेन h इक्वल टू हम लेके चल रहे हैं यदि 13/36, तो देखें ज़रा 13/36 मतलब रेड का पोर्शन लेके चल रहे हैं। यदि हम 13/36 ये वाला लेके चल रहे हैं, 13/36 हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो इसके अबव पार्ट है यानी जो ग्रीन एरिया है वो तो 1/2 होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका एरिया ऑफ ग्रीन वाला पोर्शन मिल रहा है ये तो 1/2 होगा, बट जो आपका रेड वाला एरिया है वो 1/2 से लेस हो जाएगा। क्योंकि देखें यहाँ पे, क्योंकि ये जो पोर्शन आप लेके चल रहे हैं तो ये एरिया तो पूरा एरिया 1/2 है, तो ये जो बिलो साइड बच रहा है रेड पोर्शन में, ये पोर्शन 1/2 से लेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सो वी कैन से कि ग्रीन पोर्शन और रेड पोर्शन का एरिया इक्वल हो सकता है। ये यहाँ पे हो सकता है, कब हो सकता है, फॉर सम h बिलोंग्स टू इस इंटरवल में। कौन से इंटरवल में, जो हमने लिया अभी 13/36 और 181/324 में, ये इक्वल हो सकता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो h सबसेट ऑफ ये 13/36 और 181/324 मिला, ये जो है वो सबसेट है। किसका सबसेट है ये आपका 1/4 और 2/3 का आपका सबसेट मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो थर्ड और सी और डी वाला पोर्शन दिया है, सी क्या दिया देखें, सी दिया है कि यदि 1/4 2/3 सच दैट द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन LH इक्वल टू द
एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन LH, ये बिल्कुल सही होगा ये वाला पार्ट। और बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे आपके पास जो डी पोर्शन मिल रहा है देयर एग्जिस्ट H, जो रेड के लिए होगा, ग्रीन के लिए हुआ, वो यहाँ पे रेड के लिए भी हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो C और D क्या हो जाएंगे इसमें आपके जो ऑप्शन दिए हैं, तो देयरफॉर C एंड D ऑप्शन आर करेक्ट। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, B होगा, C होगा और D होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे समझें भाई आप, यहाँ पे अलग अलग हमने समझाने की कोशिश किया हुआ है, इसको एक बार फिर से अच्छे से एक बार देखें। नंबर 4, लेट f सच दैट 0 1 टेंड्स टू r। एक f(x) डिफाइन किया हुआ है √n, जहाँ पे x बिलोंग्स टू 1/n+1 से 1/n, n बिलोंग्स टू n दिया है, और g फंक्शन डिफाइन किया है डोमेन 0 to 1, और इसका जो रेंज है वो r है, और ये एक इंटीग्रल फॉर्म में दिया हुआ है x² to x √1 - t/t dt लेस देन gx लेस देन 2√x, और x लाई करा 0 से 1 के बीच में, और हमें निकालना लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इंटू gx। तो ये देखें आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन fx है और एक फंक्शन gx है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपके पास gx की रेंज तो मालूम है, यदि हम fx की रेंज निकाल लें तो fx और gx को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, दोनों की रेंज हमको मालूम है। तो देखें यहाँ पे fx क्या दिया हुआ है, fx इक्वल दिया हुआ है इक्वल टू √n, और ये कब दिया हुआ है, जब x बिलोंग्स टू 1/n+1 टू 1/n, जहाँ पे n+1 क्या है, क्लोज्ड है, और 1n ओपन है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/n+1 लेस देन इक्वल टू x, ये लेस देन 1/n हो जाएगा। अब यदि हम इसको रेसिप्रोकल में ले आएँ तो आपको मालूम है यदि a लेस देन b लेस देन c है तो 1/c लेस देन 1/b लेस देन 1/a होता है। यानी जब इसको हम रेसिप्रोकल में करते हैं तो आपकी इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका n लेस देन 1/x लेस देन इक्वल हो जाएगा ये n+1 हो जाएगा, ये n+1 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये n 1/x से लेस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1/x जो है वो लेस देन इक्वल टू n+1 हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम दोनों तरफ, क्योंकि आपको √x का फॉर्म चाहिए, √n चाहिए, तो हम दोनों रूट लेते हैं, तो √n लेस देन 1/√x हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम 1/x - 1 लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा ये। और यदि यहाँ पे हम रूट ले लें तो ये हो जाएगा √1/x - 1 लेस देन इक्वल टू √n हो गया। देखो एक पार्ट ये मिल गया आपको और एक पार्ट ये मिल गया। अब यदि हम दोनों को कंबाइन कर दें तो आप देखें, तो हम दोनों कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा √1/x - 1, ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, √n, और ये हो जाएगा लेस देन 1/√x। और √n की वैल्यू क्या डिफाइन किया है, यहाँ देखें √n इक्वल टू क्या है, ये √n इक्वल टू दिया हुआ fx, यानी आपके पास fx की रेंज मिल गई। तो ये हो जाएगा आपका √1/x - 1 लेस देन इक्वल टू fx, और ये लेस देन 1/√x है। तो देखो ये आपके पास fx की रेंज मिल गई। और gx की रेंज आपके पास है, gx की रेंज क्या है, gx की रेंज है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ x² to x, ये दिया हुआ है √1 - t/t लेस देन dt लेस देन gx, और लेस देन दिया हुआ है 2√x। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, और दोनों को आपस में क्या करना है, हम मल्टीप्लाई कर दें 1 × 2। तो 1 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका fx इंटू gx का प्रोडक्ट, और यहाँ क्या होगा, ये लेस देन हो जाएगा, ये मिलेगा आपको इंटीग्रल फॉर्म ऑफ x² to x √1 - t/t dt, और ये मिल जाएगा √1/x - 1,
ये लेस देन हो जाएगा, ये आएगा 1/√x और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √x। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) * gx। तो यहाँ पे हम लगाते हैं लिमिट। तो यदि हम लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ भी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ भी मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखें यहाँ पे जब लिमिट x टेंड्स 0 करेंगे तो ये आपको राइट हैंड साइड जो लिमिट दिख रही है, यानी यहाँ से √x कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड लिमिट जो है ये इक्वल टू डायरेक्ट आपको कितना मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। और ये आपके पास क्या मिल गया, यहाँ तो राइट हैंड लिमिट आपके पास 2 मिल गया। अब आपके पास ये जो है ये आपके पास क्या है, यही तो लिमिट है L। यही लिमिट क्या है आपके पास, ये L, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट इज़ f(x) * gx। यही तो आपकी लिमिट है, मतलब ये क्या है, L है। तो अब यहाँ पे आप सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है, यदि किसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों यदि एक ही वैल्यू में टेंस कर रही है तो हम बोलते हैं कि जो मिडिल वैल्यू होगी वो भी टेंस टू इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो हमें यदि हम इसको दिखा दें कि ये जो लिमिट है, यदि हमें यहाँ दिखा दें कि लिमिट x टेंस टू 0, ये आपके पास क्या दिया है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ x² टू x √1 - t/t dt इंटू ये हो जाएगा आपका √1/x - 1। तो इसका जो प्रोडक्ट है ये हमें दिखाना पड़ेगा कि इसकी लिमिट भी 2 आएगी। अब यदि आप देखें यहाँ पे तो ये फॉर्म क्या मिल रहा है, यदि आप यहाँ फॉर्म देखेंगे तो देखें जब x टेंड्स हम 0 करेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, दोनों अपर लोअर लिमिट दोनों 0 होगा। इसका मतलब ये 0 हो गया, इनटू यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब ये फॉर्म क्या होगा, 0 बाय ये आपका 0 * इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। तो हमें जब भी कोई क्वेश्चन 0 * इन्फिनिटी फॉर्म है तो या फिर उसको हम 0/0 या फिर इन्फाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी हम इसको ले सकते हैं 0 * 1/0 और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 0/0 फॉर्म में, और इसमें फिर हम अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो देखो जरा इसको क्या ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ x² टू x, ये हो जाएगा √1 - t/t dt अपॉन, इसको रेसिप्रोकल में ले आए तो ये हो जाएगा 1/1/x - 1 और यहाँ लग जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखें ये जो फॉर्म आपके पास मिला ये फॉर्म आपका 0/0 फॉर्म है। अब इसमें हम अप्लाई कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल। यदि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है मतलब हमको इसको भी dy/dx ऑफ करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, और इसको भी dy/dx ऑफ करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं लीबनिज़ रूल। इसमें हम लीबनिज़ रूल अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो t को रिप्लेस करेगा अपर लिमिट, तो ये जाएगा √1 - x/x और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, फिर माइनस रिप्लेस करेगा लोअर लिमिट t को, तो 1 - x² और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं dy/dx ऑफ, ये हो जाएगा आपका 1/x - 1 की पावर -½ अब इसको जरा हम सॉल्व कर लें, इसको हम अलग सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा आपका 1/x - 1 की पावर -3/2 और 1/x का हो जाएगा -1/x², 1 का हो जाएगा 0। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1 - x/x की पावर, ये हो जाएगा -3/2 और इंटू हो जाएगा ये 1/x²। यदि हम इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 1 - x की पावर, ये भी हो जाएगा 3/2 इंटू 1/x²। और यदि हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 1/2 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपको, इसको ले सकते हैं 1 - x और ये जाएगा 1 - x की पावर 1/2 और इंटू हो जाएगा ये √x, क्योंकि ये
3/2 माइनस हो जाएगा आकर के, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा भाई। यानी इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव आपके पास मिल गया 1/2 रेसिप्रोकल में 1 माइनस एक्स की पावर हाफ और रूट एक्स। तो यहाँ पे इसको हम पुट कर दें, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0 है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे ये आप करेंगे तो ये x और ये x तो कैंसिल हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो। और यहाँ पे दी हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम क्या मिल जाएगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स हो जाएगा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे चलो ये वाला टर्म लिख देते हैं तो क्या आएगा, ये 1/2 ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स की पावर, इसको हम लिख देते हैं 3/2 लिख देते हैं, हो जाएगा इंटू रूट एक्स। अब इसको ज़रा सॉल्व करें हम, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे आएगा तो ये होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा रूट एक्स और इंटू ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन हो जाएगा 1 और यहाँ लग जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इधर इसको हम सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पे ये रूट एक्स और रूट एक्स तो हो गए कैंसिल। अब रूट एक्स कैंसिल होंगे तो डिनोमीटर में तो कोई एक्स है नहीं, एक्स का फॉर्म है नहीं, तो ये आप देख रहे हैं ये 0/0 फॉर्म में नहीं है। जब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्टली हम लिमिट अप्लाई कर दें तो ये जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस 0 माइनस ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा आपका इंटू 0, ये पूरा आ गया और फिर हो गया इंटू ट्वाइस ऑफ ये हो गया 1 माइनस 0 की पावर 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इंटू 2 इंटू 1 यानी आ गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल रही है इस सैंडविच का, ये भी क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये पूरी की वैल्यू कितनी मिल गई, इक्वल 2 मिल गई। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास राइट हैंड लिमिट भी 2 मिल रही थी और ये एक्सप्रेशन की लिमिट भी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लिमिट लेफ्ट हैंड आपका जो बाय सैंडविच थ्योरम ले सकते हैं यहाँ पे, बाय सैंडविच थ्योरम, ये आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इंटू gx ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट भी आपके पास 2 मिला है और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी एक्सप्रेशन का ये इसकी वैल्यू भी 2 मिली है, यानी ये भी आपका 2 मिल गया और ये भी आपका 2 मिल गया। जब ये भी 2 मिला ये भी 2 मिला तो आपके पास जो सैंडविच थ्योरम बोलता है कि लिमिट x टेंड्स 0 fx gx का भी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसका मतलब इसका आंसर 4 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, C आएगा। नंबर देखें क्वेश्चन नंबर 5, लेट क्यूब विद द क्यूब विद वर्टेक्स और वर्टाइसेस ऑफ x1 x2 x3 बिलोंग्स टू R क्यूब, जहाँ पे x1 x2 x3 0 और 1 होंगे। यानी एक क्यूब दिया हुआ है आपके पास जिसके वर्टेक्स आपके पास x1 x2 x3 है यानी 3D है ये, और जो इसके वर्टेक्स है वो 0 और 1 होंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है f विद द सेट ऑफ ऑल दी 12 लाइन्स। अब आपको मालूम है जो क्यूब है इस क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और हर 6 फेसेस में 2-2 डायगोनल हो गए, यानी टोटल आपके पास एक सेट दिया हुआ है 12 डायगोनल का, इसमें 6 फेसेस होंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है f विद द सेट ऑफ ऑल 12 लाइन्स कंटेनिंग डायगोनल ऑफ द 6 फेसेस ऑफ क्यूब एंड s विद द सेट ऑफ 4 लाइन्स कंटेनिंग द मेन डायगोनल ऑफ द क्यूब, यानी एक 6 फेसेस का f दिया हुआ है जिसमें 12 डायगोनल है और एक s है। s जो है वो मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल आप इसको हम बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल को आप इसको बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं। ये आपके बॉडी डायगोनल है। अब देखें ज़रा बॉडी डायगोनल और मेन डायगोनल कौन कौन से इसमें होंगे। अब ये हम 3D में ले रहे हैं तो देखें ये आपका हो गया ओरिजिन, ये हो गया 0 0 और 0, हम मान लिए इसको O, ये पॉइंट A
ए पॉइंट मान लेते हैं और एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके 1 0 और 0। ये जो पॉइंट है ये हम ए हो गया। अब ये बी पॉइंट मान लें, तो बी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 1 और 0। अब पॉइंट सी ले लें, सी कहाँ पे है, सी हमने जेड एक्सिस में लिया हुआ है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 0 और 1। अब देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट हम ले रहे हैं डी। अब डी जो है वो आपका कौन सा प्लेन है, ये आपका एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन में वाई क्या होगा, 0 होगा, तो ये हमने पॉइंट ले लिया 1 0 और 1 ले लिया। अब यहाँ देखें ये जो पॉइंट है आपके पास ये डी हो गया। इसके बाद हम ई ले लें, ई पॉइंट कहाँ पे है, ई पॉइंट आपके पास एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में जेड क्या होगा, 0, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 1 और 0। अब इसके बाद ये हम लेते हैं एफ, ये एफ हो गया। एफ कहाँ पे है, ये आपका कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन में आप देख रहे हैं कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 1 और 1, ये हो जाएगा 0 1 और 1 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, अब ये और आपके पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं जी, ये आपका 3D में है, तो ये हम पॉइंट लेते हैं 1 1 और 1। तो अब इसमें देख रहे हैं आपके पास जो टोटल 6 फेसेस हैं उसमें टोटल 12 डायगोनल है, और जो आपके पास मेन डायगोनल है, इसमें देखें मेन डायगोनल कौन कौन से होंगे। इसके जो मेन डायगोनल आपके पास होंगे, इसमें आपके पास मेन डायगोनल एक होगा OG, एक हो जाएगा O से G। तो देखें यहाँ पे जो आपके पास मेन डायगोनल्स हैं, मेन डायगोनल्स कौन कौन से होंगे, एक हो जाएगा OG, एक OG हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे देखें ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर मिलाएं आप, A से F। दूसरा हो जाएगा AF हो जाएगा मेन डायगोनल। अब देखें यहाँ पे दूसरा फिर आप मिला लें C से E मिला लें, ये कोने से ये कॉर्नर मिला लें, तो ये हो जाएगा CE हो जाएगा, ये मेन कॉर्नर हो गया। और फिर हो जाएगा ये कोने से ये कोने मिलाएं, यानी ये हो जाएगा BD। तो देखें ये 4 जो हैं ये आपके मेन डायगोनल्स हो गए। और फेस डायगोनल बाकी आप किसी को मिला दो तो फेस डायगोनल कहलाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा, तो एक काम करते हैं, पहले हम सभी के डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं। तो देखें ज़रा डायरेक्शन रेशो ऑफ हम देखते हैं OG। तो OG के क्या हो जाएंगे, आप OG के निकालेंगे तो O हो जाएगा 0 0 0 और G हो जाएगा 1 1 1, यानी ये हो जाएगा आपका 1 -0 1 -0 1 -0 1 -0, मतलब इसके डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे 1 1 और 1 हो जाएंगे। अब देखें डायरेक्शन रेशोस ऑफ, अब निकाल लें AF, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी हो जाएगा आपका AF। देखें तो ये हो जाएगा आपका A और ये F, यानी ये हो जाएगा 0 -1 0 -1, ये हो जाएगा 1 -0 और ये हो जाएगा 1 -0, मतलब इसके डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे -1 1 और 1। सिमिलर आप ले लो डायरेक्शन रेशो ऑफ CE ले लो, तो CE क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, यानी हो जाएगा 1 -0 1 -0 और ये हो जाएगा आपका 0 -1। तो इसके आपके डायरेक्शन रेशो CE के हो जाएंगे 1 1 और ये -1। और फिर ले लो आप डायरेक्शन रेशो ऑफ, हम ले लें BD, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, यानी हो जाएगा 1 -0 0 -1 और 1 -0। तो इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे 1 -1 और 1। अब आगे देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स 0 0 0 1 1 1 इन S, द लाइन L1 एंड L2 के बीच का आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, जहाँ पे L1 कहाँ पे है, L1 ओवर F और L2 ओवर S, यानी आपको जो फेस 6 फेसेस में जो 12 डायगोनल्स है उसमें से आपको एक लाइन लेना है, और जो आपके पास बॉडी डायगोनल है उसमें से आपके पास S से उसमें आपको एक लाइन लेना है, और दोनों के बीच का आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम चूज़ कर लें भाई, पहले हम लेते हैं कि भाई F आपके पास F क्या है, F जो है ये आपके पास टोटल 6 फेसेस हैं, और 6 फेसेस में आपके पास टोटल कितने हो गए, आपके पास 12 डायगोनल्स हो गए, ये आपके पास 12 डायगोनल्स हो गए। तो इसमें से एनी वन हम ले लें तो उसको हम L1 मानेंगे,
और टोटल जो आपके पास S है वो उसमें टोटल आपके पास 4 डायगोनल्स हैं, मेन डायगोनल्स या बॉडी डायगोनल्स हैं। इसमें से हम जो मेन डायगोनल हैं 4 डायगोनल जो मेन हैं इसमें से हम एक लेंगे, उसको हम क्या मानेंगे L2 लेंगे। तो देखें ज़रा, तो L1 और L2 हमको चूज़ करना है। तो पहले हम चूज़ कर लें L2। तो देखें यदि हम L2 चूज़ कर रहे हैं, यदि हम ये O और G को ज्वाइन कर रहे हैं, यदि हम O और G को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हम एक लाइन ले लें यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ L2 हम ले रहे हैं, इक्वेशन ऑफ L2 यानी इसको ले रहे हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू O 0 0 0 एंड G दैट इज़ 1 1 और 1। तो ये इक्वेशन ऑफ OG हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ OG। तो इक्वेशन क्या होता है, 2 पॉइंट फार्मूला होता है, आपको मालूम है फार्मूला भाई, ये होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y2 y1 अपॉन हो जाएगा y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, हम 0 0 से पास करा रहे हैं पासिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो इक्वेशन ऑफ L2 हो जाएगा x बाई 1 इक्वल टू y बाई 1 इक्वल टू z बाई 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ, ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ L2। अब हम निकालेंगे L1। तो देखो ज़रा L1, यदि यहाँ पे हम L1 एक लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, यदि यहाँ पे हम लाइन सेलेक्ट कर लें, आपको A और G सेलेक्ट कर लें, यदि हम A और G सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखें यदि यहाँ पे AG सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों का इंटरसेक्शन यदि पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, तो हम AG तो ले नहीं पाएंगे। इसलिए देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ यहाँ पे देन द मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस D1 D2। तो मैक्सिमम मतलब हमें दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा, तो ये पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या पॉइंट ले रहे हैं, अब देखो हम पॉइंट ले रहे हैं, तो ये पॉइंट को यहाँ से हम हटा दें, तो हम पॉइंट ले रहे हैं ये DE ले लेते हैं। देखो मैक्सिमम डिस्टेंस ही हम क्या पॉइंट लेते हैं यहाँ पे दूसरा, ये जो हम L1 ले रहे हैं ये L1 के लिए हो जाएगा। तो L1 हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो L1 लाइन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, आपको फेस डायगोनल से ले रहे हैं, ये आप फेस डायगोनल से ले रहे हैं। और E कितना है, E दिया हुआ है आपके पास 1 1 0, और जो D है D दिया हुआ है 1 0 और 1। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ L1 यानी हम बोलें इक्वेशन ऑफ ED, यदि हम ये निकालें तो फार्मूला यहाँ लगाते हैं, क्या हो जाएगा, ये पासिंग पॉइंट देख ले रहे हैं, पासिंग पॉइंट यहाँ पे 1 1 0 है और ये पॉइंट 0 1 0 है, तो क्या हो जाएगा इसका x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी इक्वेशन हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z अपॉन 1। तो ये आपको मिल गई इक्वेशन ऑफ L1, ये हो गया इक्वेशन ऑफ L1। अब हमें दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है भाई। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिटरमिनेंट फॉर्म में, और अपॉन दोनों आपके पास जो दोनों के जो डायरेक्शन रेशो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते, देखिए हमने L2 L1 लाइन लिख दिया, फिर से x बाई 1 y अपॉन 1 इक्वल z अपॉन 1, पासिंग पॉइंट दिया है 0 0 0, इसके डायरेक्शन रेशो दिए हैं 1 1 1, और दूसरा L2 ये आपने निकाला
एक्स माइनस वन बाई जीरो इक्वल टू वाई माइनस वन बाई माइनस वन इक्वल जेड अपॉन वन। पासिंग पॉइंट दिया है 1 1 0 और इसका डायरेक्शन इसको दिया है 0 माइनस 1 और 1। तो इसमें फार्मूला लगा दें, तो फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, फार्मूला डी इक्वल टू हो जाएगा, पहले डिटरमिनेंट फॉर्म देखें, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0, फिर ये 1 माइनस 0 और ये 0, और यहाँ हो जाएगा 1 1 और 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और ये 1, ये बन गया डिटरमिनेंट अपॉन इनका नॉर्मल ले लें तो ये हो जाएगा i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 और 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और 1। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें और इसका जो मोड आएगा ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा ये, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, डायरेक्ट हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, फिर हो जाएगा ये माइनस 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ, ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस j 0 माइनस 1 और प्लस k, यहाँ भी प्लस आएगा, प्लस k ये होगा आपका माइनस 1। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2i माइनस j और प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका k। इसका मोड लेना और इसका भी आपको डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा, तो इसका डिटरमिनेंट लेंगे, इसका मॉडुलस ले लें तो ये हो जाएगा आपका d इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आएगा मोड में। तो यहाँ जो d हो जाएगा, d इक्वल टू आएगा 1 बाय, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा टोटल, ये 4 नहीं 2 का स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 रूट ऑफ 4 प्लस 1 यानी हो जाएगा 1 अपॉन रूट 6। तो इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 बाय रूट 6 आएगा। देखें ज़रा ऑप्शन में है क्या, ये 1 बाय रूट 6, तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा, ए होगा। लेट x इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, मतलब इंटीजर्स दिए हुए एक्स वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 लेस देन 1, यानी एक एलिप्स दिया हुआ है, एंड वाई स्क्वायर लेस देन 5x। तो देखो ये लेस देन 1 दिया हुआ है, यहाँ भी लेस देन 1 है, मतलब दोनों के इंटीरियर पोर्शन आपके पास है, उस स्पेस को बोला है वो x बोला है। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पी क्यू आर रैंडमली चूजन फ्रॉम x, जो दोनों का कॉमन पोर्शन मिलेगा उसमें से हमको 3 पॉइंट चूज़ करना है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्यू आर फ्रॉम ए ट्रायंगल वूज एरिया इज पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखें पहले ज़रा हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास पहले एलिप्स दिया हुआ है, तो एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए जो है वो बी से लेस है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका, ये वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा, इसके वर्टिकल एलिप्स हो जाएंगे। अब इसके पॉइंट देखें तो हमने यहाँ पे एक वर्टिकल एलिप्स बनाया हुआ है ये, और यहाँ पे एक पैराबोला भी दिया हुआ है। देखें पैराबोला क्या है, पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x, यानी ये आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन है, क्योंकि ये वर्टेक्स हो जाएंगे, वर्टेक्स आपके क्या हैं 0 0 वर्टेक्स हो जाएंगे। अब ये वर्टिकल एलिप्स है तो ये पॉइंट हम पहले निकाल लें, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे निकाल लें पहले। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम डायरेक्टली इस एलिप्स में y इक्वल 0 पुट कर दें, पुट कर दो भाई यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, इसका मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2√2 मिल जाएगी। तो x इक्वल टू √2 पॉजिटिव साइड दिख रहा है, तो ये जो पॉइंट आपके पास है ये पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया 2√2 और 0 हो गया ये पॉइंट। अब इसके बाद हम क्या करें, अभी देखो यहाँ पे 2√2 दिया है, तो 0 और 2√2 में चूँकि आपके पास जो ट्रायंगल बनाना है वो सभी उसके पी की बार जो पॉइंट आप लोगे वो सभी क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो हम ज़रा इस एक्स एक्सिस में देखें कितने इंटीजर्स मिलेंगे, तो यहाँ पे एक इंटीजर मिल जाएगा आपका ये 1 मिल जाएगा, और एक इंटीजर यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2, क्योंकि 0 और 2√2 के बीच में 2 इंटीजर हैं। एक क्या है, एक आपके पास 1 मिल गया
और दूसरा मिल गया 2 मिल गया। अब हम एक काम करें, ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, यानी दोनों कर्व को सॉल्व कर लें। तो ये दोनों कर्व को सॉल्व करने के लिए y² = 5x की वैल्यू हम पैरा एलिप्स में पुट कर दे रहे हैं। तो देखो ज़रा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x² / 8 + 5x / 20 = 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 8, मतलब ये हो जाएगा आपका x² + 2x - 8 = 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 और x - 2 = 0। तो आपके पास तो 4 यहाँ -4 होगा नहीं, आउटसाइड चला जाएगा पॉइंट। ये हम यहाँ पे x = 2 का एक्सेप्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, x = 2 होगा। इसका मतलब जब x = 2 होगा तो हम y निकाल लेते हैं भाई। ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब इसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा तो यहाँ पे हम y निकाल लेते हैं। तो y कितना हो जाएगा, तो y² = 4ax में आपके पास क्या दिया है, y² = 5x दिया है। y² = 5x में यहाँ पे हम x = 2 पुट कर दें, और x = 2 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y = मिल जाएगा आपको, y² = मिल जाएगा 10, और y मिल जाएंगे यहाँ पे ±√10 मिल जाएगा। और √10 की वैल्यू क्या होगी, 3.117 के अराउंड हो जाएगा आपका। मतलब ये पॉइंट मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 और √10, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका 2 और -√10। अब आप देखें ज़रा, क्वेश्चन बोल रहा है आपको 3 पॉइंट आपको रैंडमली चूज़ करना है x से। तो ये जो इंटरनली पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा x है। तो यहाँ देख रहे हैं हमने x एक्सिस में आपके पास, यहाँ देख रहे हैं ये तो 0 0 हो गया, ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, ये पॉइंट 1 और 2 मिल रहा है। तो ये लाइन आपकी x = क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि हम x = 1 यहाँ पुट करें तो आप पहले क्या करें, x = 1 पुट करके एलिप्स पैराबोला में आप ये दोनों पॉइंट पहले हम निकाल लेते हैं। तो उसके बाद देखते हैं भाई क्या पॉइंट ये मिल रहा है। तो पैराबोला क्या दिया हुआ है, पैराबोला दिया हुआ है y² = 5x। इस y = 4x में, y² = 5x में हम x = 1 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे y² क्या मिल जा रहा है, 5। इसका मतलब y = क्या मिल गया, ये ±√5 मिल गया। तो y = ±√5 का मतलब हुआ कि आपके पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया 1 और √5, और ये जो पॉइंट है ये हो गया आपके पास 1 और -√5 हो गया। अब देखें ये 1 √5 और 1 -√5, तो √5 और -√5 के बीच में आपको कितने इंटीजर्स मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखें √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, यानी एक इंटीजर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, एक इंटीजर यहाँ मिल जाएगा 1 और 2, एक मिलेगा यहाँ -1, यहाँ मिल जाएगा आपको -2। यानी आप देख रहे हैं कि टोटल इनसाइड पोर्शन x में आपके पास x = 1 जो लाइन है, इस लाइन में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, इंटीजर पॉइंट मिल रहे हैं 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल सिमिलर। अब हम ये जो लाइन है, ये लाइन को हमने लिया हुआ है ये, क्योंकि ये 2 पॉइंट है ये, तो x = 2 यहाँ पे हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी पॉइंट निकल चुका है ये 2 √10 और 2 -√10 निकला है। तो हम ये देखें कि भाई यहाँ पे कितने इंटीजर्स पॉइंट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इंटीजर पॉइंट देखेंगे तो ऑलरेडी एक पॉइंट ये है, यानी ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3। बिल्कुल सिमिलर, यहाँ पे ये हो जाएगा -1, ये -2, और ये हो जाएगा आपका -3। यानी आप देख रहे हैं कि x = 2 में आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 पॉइंट मिल रहे हैं x = 2 में, और x = 1 में मिल रहे हैं टोटल 5 पॉइंट्स। यानी इनसाइड x जो इंटीजर पॉइंट मिल रहे हैं x के पोर्शन में, जिसको x बोला हुआ है, x क्या दिया है, x दिया है दोनों का इनसाइड पोर्शन, दोनों पैराबोला और एलिप्स का इनसाइड पोर्शन में टोटल जो आपके पास नंबर्स मिल रहे हैं, वो टोटल जो इंटीजर पॉइंट्स हैं वो कितने मिल रहे हैं, आपके पास 12 पॉइंट्स मिल रहे हैं। यानी यदि हम मान लें कि लेट S इज सैम्पल स्पेस, बी सैम्पल स्पेस। अब यहाँ पे यदि हम ई को सैम्पल स्पेस मान लें, इसको NS बोलें, तो टोटल आपके पास कितने आपके पास पॉइंट्स मिल रहे हैं, टोटल आपके पास x = 1 में मिल रहे हैं, x = 1 में मिल रहे हैं 5 पॉइंट्स, और x = 2 में मिल रहे हैं 7 पॉइंट्स। 5 और 7 हो गए 12, यानी 12 में से हमको कितने सिलेक्ट करने हैं,
3 सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि आपको P, Q और R ही सिलेक्ट करना है। तो इसका जो सैम्पल स्पेस है वो कितना हो जाएगा, 12C3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इवेंट की। इवेंट क्या बोल रहा है, इवेंट ई डिफाइन किया हुआ है। ई बोल रहा है कि एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल वुच एरिया इज पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम देखें ज़रा x=1 और x=2 में जितने भी इंटीजर पॉइंट दिए हैं सभी पॉइंट से हम पॉसिबल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रायंगल बनाने से पहले आप देखें इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या दिया है, एरिया पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा भाई, ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा डेल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अब यहाँ देखें, अब 1/2 बेस इंटू हाइट में, अब यदि यहाँ पे आप एक चीज़ देख लें कि आपके पास जो पॉसिबल बेस देखें क्या क्या बन रहा है। यदि हम पॉसिबल बेस देखें तो अब यदि यहाँ पे हम x=1 में देखें तो टोटल आपके पास पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं, 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये पॉइंट हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा आपके पास 1 1, ये हो जाएगा 1 2, ये पॉइंट हो जाएगा 1 और -1, ये हो जाएगा 1 और -2। तो ये पॉइंट को हम यहाँ पे लिखते देखिए आपको कोशिश करते हैं यहाँ बनाने की। तो एक पॉइंट हो जाएगा 1 0, दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये -1, दूसरा इंटीजर पॉइंट मिलेगा। तीसरा मिलेगा 1 और -2, यहाँ पे तीसरा और चौथा पॉइंट मिलेगा आपका 1 और 1, और ये मिल जाएगा आपको 1 और 2। तो ये टोटल आपके पास 5 पॉइंट्स मिलेंगे। x= किस में मिलेंगे, ये मिल रहे हैं x=1 में। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे x=2 में हम देखें तो आपके पास पॉइंट्स क्या मिलेगा, 2 0, यहाँ पे मिल रहा है 2 0, यहाँ क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 1 हो जाएगा, ये होगा 2 1, एक इंटीजर है। ये मिलेगा 2 2, ये हो जाएगा 2 3, यहाँ मिल जाएगा 2 और -1, ये भी इंटीजर है। यहाँ मिल जाएगा 2 और -2, और यहाँ मिल जाएगा 2 और -3। तो टोटल ये 7 पॉइंट्स आपको x=2 में मिल रहे हैं। यहाँ मिल रहे हैं 5 पॉइंट्स x=1 में, और x=2 में मिल रहा है टोटल 7 पॉइंट्स। अब हमें यहाँ पे बनाने हैं कि हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमको बताना है कि हम कितने ट्रायंगल यहाँ पे बना सकते हैं। अब यदि हम इन पॉइंट से x=1 और x=2 में जो पॉइंट दिए गए हमें एट रैंडम कोई पॉइंट चूज़ करते हैं। जैसे हमने x=1 में चूज़ किया यहाँ पे 1 1, और यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट चूज़ किया यहाँ पे 2 1, और यहाँ पे चूज़ किया 2 -2। यदि हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, देखें यदि हम ये ट्रायंगल बनाए हैं तो इसका जो बेस है वो बेस देखें 2 आ रहा है, और इसकी जो हाइट है ये देखो 1 1, इसकी हाइट आपको मिलेगी। ये हाइट आपको कितनी मिलेगी, 1 1 है तो पॉइंट ये 1 ही मिलेगा। ये हाइट कितनी मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। एक्चुअली ये पॉइंट 1 1 यहाँ पे होगा, ये 1 1 पॉइंट यहाँ पे होगा। तो ये पॉइंट हमें यहाँ गलत हो गया है। ये आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल की बात ये देखें तो इसकी जो हाइट है, ये हाइट कितनी हो रही है, 1 हो रही है। अब यदि यहाँ पे हम देखें, यदि यहाँ पे चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये आपके पास ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। तो भी इसका जो आपको इसका जो बेस मिल रहा है, ये बेस तो आपके पास 1 है, लेकिन इसकी जो हाइट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, इसकी हाइट यहाँ पे 1 मिलेगी। यानी कोई भी आप इसमें से कंसीडर करोगे तो आपको हाइट कितनी मिलेगी, हाइट तो 1 ही मिलेगी। तो आपका जो एरिया है, ये एरिया आप देख रहे हैं, यानी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हर केस में आप देख रहे हैं कि हाइट हमेशा क्या मिलेगा, =1 मिल जाएगा। तो हाइट यदि 1 मिल गया तो डेल की वैल्यू क्या हो गई, डेल = हो गया ये b/2। और आपको मालूम है डेल क्या है, डेल यहाँ पे क्या दिया है, ये इंटीजर दिया हुआ है। एरिया क्या दिया, इंटीजर दिया हुआ है। जब ये इंटीजर है तो b/2 भी क्या होगा, ये भी आपके पास इंटीजर ही होगा, क्योंकि आपके पास एरिया इंटीजर दिया हुआ है तो b/2 की वैल्यू भी इंटीजर होगी। और b/2 यदि इंटीजर है, इसका सीधा मतलब है कि b क्या होगा, b= हो जाएगा, ये होगा आपका इवन इंटीजर होगा। कौन सा इंटीजर होगा भाई, ये b= क्या मिल जाएगा आपको, इवन इंटीजर होगा। यानी बेस हमेशा क्या मिलेगा आपको, इवन इंटीजर मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम बेस को इवन इंटीजर से पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं कि भाई बेस यहाँ ले लें। यदि हम x=1 में बेस लेंगे तो बेस कितने बन सकते हैं। अब इवन इंटीजर है तो बेस 2 का बन सकता है, बेस 4 का बन सकता है,
बेस 6 का बन सकता है। तो यदि हम बेस 2 का पहले देखें कि भाई कितने बेस 2 के कितने बनेंगे, तो देखो ज़रा यहाँ पे यदि हम बेस बोल रहे हैं तो बेस का मतलब क्या हुआ, बेस का मतलब यहाँ पे हो गया कि डिफरेंस बिटवीन, इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू वर्टेक्स, दो वर्टेक्स के बीच का डिफरेंस, दो वर्टेक्स के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बेस बोल रहे हैं। तो यदि हम देखें, यदि हम पहले बात कर रहे हैं बेस कहाँ ले रहे हैं, हम पहले ले रहे हैं x=1 में। यदि हम कहाँ पे ले रहे हैं, इफ़ हम लिख लें यहाँ पे कि इफ़ कहाँ पे ले रहे हैं भाई, इफ़ बेस, इफ़ है वर्टेक्स नहीं, हम इसको बोलें इफ़ बेस चूजन फ्रॉम x=1, किस में चूज़ कर रहे हैं हम, x=1 में चूज़ कर रहे हैं। और x=1 में कितने आपके पास टोटल पॉइंट्स हैं, इसमें आपके पास जो टोटल आपके पास जो इंटीजर मिल रहे हैं, टोटल इंटीग्रल पॉइंट्स कितने हैं, ये टोटल आपके पास कितने हैं, 5 हैं। तो देखें पहला हम लेके चल रहे हैं कि हम बेस को 2 ले रहे हैं, क्योंकि आपको इवन नंबर ही लेना है। यदि हम बेस को 2 ले रहे हैं तो कितने पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, देखें यहाँ पे यदि हम बेस 2 लेंगे तो देखें बेस 2 ले रहे हैं तो ये पहला एक बन जा रहा है बेस 2 का, फिर दूसरा क्या बन जा रहा है, दूसरा ये बन जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक बन जा रहा है। यानी यदि हम ये भी डिफरेंस 2 है, ये भी डिफरेंस 2 है, ये भी डिफरेंस 2 है, यानी यदि हम x=1 में 2 का बेस लेके चल रहे हैं, तो 2 का बेस लेके चल रहे हैं तो 2 के बेस में आपके पास टोटल जो बेस सिलेक्शन जो आपके पास सिलेक्शन हुए वो कितने आ गए, टोटल 3 हो गए। 2 पॉइंट हम चूज़ कर लिए, बेस मतलब 2 का बेस लेके चले, 2 डिफरेंस का बेस लेके चले तो कितने हुए, टोटल 3 बने। अब यदि यहाँ पे हम बेस लेके चल रहे हैं, क्योंकि 2 के बाद हम 4 ले सकते हैं, यदि हम यहाँ से 4 लेके चलें तो देखो ये 2 से 2 का डिफरेंस 4 है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही आपके पास बनेगा। ये डिफरेंस कितना होगा, ये इसका डिफरेंस बेस 4 होगा। मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पे बेस 4 बेस लेके चले तो टोटल जो केसेस होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ 1 होंगे। यानी यहाँ पे कितना हो गया, ये इसका मतलब ये हुआ कि टोटल बेस सिलेक्शन कितना हो गया, टोटल बेस सिलेक्शन ये हो गया आपके पास 4, टोटल यहाँ पे 4 हो गए। अब आप देखें यहाँ पे टोटल ये 4 हो गया, इसका मतलब कि आपने 2 वर्टेक्स x=1 से चूज़ कर लिया। अब देखें यहाँ पे आपने 2 वर्टेक्स x=1 में चूज़ कर लिए, तो आप तीसरा वर्टेक्स चूज़ करने के लिए आपको x=2 का यूज़ करना पड़ेगा। और x=2 में कितने इंटीजर पॉइंट हैं, टोटल 7 इंटीजर पॉइंट हैं, यानी कोई भी एक पॉइंट को आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बेस वी कैन चूज़ फ्रॉम लाइन x=1, ये कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। और थर्ड वर्टेक्स, भाई वर्टेक्स ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 वर्टेक्स चाहिए, तो बेस मतलब 2 वर्टेक्स हो गए, तो आपने x=1 से चूज़ कर लिया, वो कितने हो गए, टोटल 4 बेस हुए। टोटल कितने हो गए, 4 बेस हुए। और थर्ड वर्टेक्स हम कहाँ चूज़ करेंगे, हम चूज़ करेंगे फ्रॉम लाइन x=2 से चूज़ करेंगे। तो x=2 में टोटल इंटीजर पॉइंट कितने हैं, यहाँ पे आपके पास टोटल इंटीजर्स कितने हो गए, यहाँ पे टोटल इंटीजर्स 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो टोटल ट्रायंगल आपके पास बनेगा, टोटल ट्रायंगल यहाँ से बनेंगे, ये बन जाएंगे टोटल। आप पहले बेस चूज़ कर रहे हैं वो 7 है, और जो वर्टेक्स एक थर्ड वर्टेक्स जो चूज़ कर रहे हैं वो जो आप बेस चूज़ कर रहे हैं x=1 में वो 4 है, और जो थर्ड वर्टेक्स चूज़ कर रहे हैं x=2 में वो 7 है। यानी टोटल 28 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर ए ले लें। अब बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने अभी क्या किया है, बेस कहाँ चूज़ किया था, x=1 में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बेस चूज़ कर रहे हैं इफ़ बेस चूजन फ्रॉम x=2, x=2 में यदि हम बेस चूज़ कर रहे हैं
तो टोटल यहाँ पे देखें आपके पास टोटल इंटीग्रल पॉइंट कितने हैं, टोटल यहाँ पे आपके पास जो टोटल इंटीग्रल पॉइंट x=2 में है वो कितने हैं आपके पास, टोटल 5 हैं। अब यहाँ देखें ज़रा, अब हम x=2 की बात करें तो x=2 में देखें पहले बेस क्या ले, इवन नंबर लेना है आपके पास, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, पहले हम ले रहे हैं कि एफ जो बेस हैं वो बेस हम 2 बेस लेके चल रहे हैं। देखें जरा 2 बेस कितने होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे यदि हम 2 बेस लें तो पहला बेस ये बनेगा, देखें ये 2 होगा, फिर दूसरा बेस ये बनेगा, ये 2 होगा, फिर तीसरा बेस ये बन जाएगा, ये 2 होगा, फिर चौथा बेस ये बन जाएगा, ये 2 होगा, और पांचवा बेस ये बन जाएगा, ये 2 होगा। यह टोटल कितने बेस बनेंगे आपके पास, यहाँ पे बेस 2 का यदि हम लेके चलेंगे तो बेस 2 में कितने बनेंगे, टोटल आपके पास 5 बेस आएंगे बेस लेने का। दूसरा यदि हम बेस लेके चल रहे हैं 4, अब यदि हम बेस 4 लेके चल रहे हैं, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बनेगा, ये इसका बेस कितना होगा, ये 4 होगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाए, इसका बेस भी कितना होगा, 4 होगा, 2 हो गए। फिर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, अब ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ये बेस कितना होगा, 4 होगा। यानी टोटल आपके पास बेस यदि आप 4 लेंगे, 4 का डिफरेंस लेके चलेंगे तो टोटल आपके पास कितना होगा, ये होगा आपके पास 3 बेस होंगे। कितने बनेंगे बेस में, 3 हो गए आपके पास। अब एक और बन सकता है, यदि हम बेस यहाँ पे 6 ले लें, अब देखो यहाँ पे यदि हम बेस यहाँ पे 6 ले लें तो कितने बनेंगे, इसको भी देख लेते हैं। अब 6 बनेंगे, देखो ये 3 है और ये डिफरेंस यहाँ पे 3 है, टोटल डिफरेंस एक ही बन पाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप बनाएंगे तो टोटल डिफरेंस कितना आएगा, ये 6 का डिफरेंस है, मतलब इसका एक ही आपके पास बे होगा। तो टोटल बेस यहाँ पे हम यदि बेस 6 ले लें तो ये होगा आपका 1 बेस, यानी इसका मतलब आपके पास टोटल कितने बेस हो गए आपके पास, ये होगा आपके पास 9 बेस हो गए। तो 9 बेस आपने क्या लिया, बेस लिया, कहाँ पे बेस लिया, ये हमने बेस ले लिया x=2 में। अब हम 9 बेस से x=2 में क्या ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, तो थर्ड वर्टेक्स जो आपका थर्ड वर्टेक्स वी कैन चूज फ्रॉम x=1 से, क्योंकि भाई यहाँ से जब आपने बेस चूज़ कर लिया, जब ये x=2 वाली लाइन से आपने बेस चूज़ कर लिया तो यहाँ से आपके पास थर्ड वर्टेक्स आप यहाँ से चूज़ करेंगे x=1 से। तो ये देखें यहाँ पे कहीं भी बन सकता है, ये टोटल आपके पास 5 इंटीग्रल पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो आपके पास जो टोटल थर्ड वर्टेक्स x=1 में जो चूज़ करने का वे हो कितना होगा, ये होगा आपके पास 5 बेस हो जाएगा। तो 5 बेस से आप थर्ड वर्टेक्स चूज़ कर लेंगे, तो टोटल ट्रायंगल कितना बन जाएगा, टोटल जो ट्रायंगल होगा, टोटल ट्रायंगल जहाँ पे आप बेस चूज़ कर रहे हैं x=2 में और थर्ड वर्टेक्स चूज़ कर रहे हैं x=1 में, तो टोटल जो ट्रायंगल बनेंगे वो 9 × 5, यानी ये बन जाएंगे टोटल 45, ये 45 बन जाएंगे। और अब इसको हम मान लें b। अब देखें टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, अब टोटल ट्रायंगल आपके पास ये a और b को हम ऐड कर दें तो टोटल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपके पास क्या करेंगे आप a और प्लस b कर देंगे। तो a में कितना है टोटल, a में 28 हैं और यहाँ भी कितने हैं 45 हैं, यानी टोटल आपके पास कितना होगा, ये हो जाएगा 73। तो 73 टोटल बेस हैं जहाँ पे आप इतने ट्रायंगल वहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ ट्रायंगल बना करके आपने इसमें क्लियर हो गई होगी बातें यहाँ पे कि यदि यहाँ से आप x=1 से बेस चूज़ कर रहे हैं तो थर्ड वर्टेक्स x=2 से चूज़ करना पड़ेगा, और यदि आप x=2 से बेस चूज़ कर रहे हैं तो x=1 से आपको थर्ड वर्टेक्स चूज़ करना पड़ेगा। जब हम बेस चूज़ करने की बात हो रही है, मतलब 2 वर्टेक्स यहाँ से चूज़ हो रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं बेस चूज़ करना। बेस चूज़ करने का मतलब हो रहा है कि वहाँ पे 2 वर्टेक्स ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स चूज़ करना। तो ये आपके पास टोटल ट्रायंगल कितने बन गए, 73 बन गए। तो अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा NE/NS। अब टोटल आपके पास 73, अब यहाँ पे आपके पास टोटल 73 ट्रायंगल बने और इसका टोटल कितने थे, टोटल पॉइंट कितने हो रहे थे आपके पास, आपने यहाँ पे निकाला था कि हमारे पास जो टोटल पॉइंट थे
वो पी क्यू आर चूज़ करना है। तो 12 पॉइंट हैं, 12 में से कोई भी 3 चूज़ करके हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका 12C3, यानी हो जाएगा 73/220। तो इसका आंसर क्या होगा, 73/220 होगा। देखें 73/220, 73 ये दिया हुआ है। तो 6 का जो आंसर है वो आंसर बी होगा। Let P be the point on the parabola y square equal to 4ax when a greater than 0. The normal to the parabola at P meets the x-axis point Q. The area of the triangle PFQ, where F is the focus of the parabola, is 120. Then the slope m of the normal and a are both are positive integers. तो हमें निकालना है ए एम के क्या PS बनेगा। तो देखिए भाई, एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और a यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन 0, मतलब ये आपके पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है या पॉजिटिव पैराबोला है। अब यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल, तो आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जैसे हमने एक पैराबोला बना लें, जैसे आपके पास एक पैराबोला बन गया, ये पैराबोला है, ये आपके पास इसके वर्टेक्स क्या हो गए, इसके वर्टेक्स होगा 0 0, ये हो गया वर्टेक्स A, ये हो गया 0 और 0। इसका फोकस कितना हो जाएगा, फोकस F बोला हुआ है, ये हो जाएगा आपका A और 0। फोकस कितना हो जाएगा, ये फोकस होगा A 0। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लो। अब देखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहा है, तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इन स्लो फॉर्म। हम किस फॉर्म में ले रहे हैं इसको, स्लो फॉर्म में ले रहे हैं। ये होता है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। और इसके जो पॉइंट होंगे तो हम ये मान लेते हैं भाई कि ये जो है एक कोई नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल, ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, P है। अब यहाँ पे पॉइंट P है, तो ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा इसमें ये होता है am² और माइनस 2am। ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है नॉर्मल का ऑन दी पैराबोला am² माइनस, माने पॉइंट क्या होगा, am² माइनस 2am होता है। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो नॉर्मल है, अब देखें क्वेश्चन आगे पढ़ें। द नॉर्मल टू दी पैराबोला P मीट दी एक्स एक्सिस पॉइंट Q। ये कहाँ मीट कर रहा है, ये मीट कर रहा है Q में। तो हम Q के कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये इसका एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम पुट कर दें, यहाँ पे y इक्वल 0 पुट कर दो। तो y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³ में यहाँ पे हम पुट कर दें y इक्वल टू 0। तो देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, यानी mx इक्वल टू 2am प्लस am³। m यहाँ से कॉमन ले लें, तो m तो कभी नॉट इक्वल 0 होगा ये, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2a प्लस am²। ये पॉइंट हो जाएगा, तो मतलब आपके पास जो ये पॉइंट होगा वो हो जाएगा 2a प्लस am² और y कितना है, 0 है। तो जो Q पॉइंट होगा, ये Q पॉइंट कितना हो गया, Q पॉइंट हो गया 2a प्लस am² और ये 0 हो गया। अब देखें क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल PFQ। अब PFQ माने आपके पास ये ट्रायंगल बोल रहा है PFQ। नाउ क्या ये बना है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PFQ ये कितना दिया है, ये दिया है 120। एरिया कितना हो जाएगा, देखें ट्रायंगल बन रहा हुआ है, तो ट्रायंगल का आप मान लें कि ये आपका बेस हो गया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें। यदि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो देखें ज़रा, ये परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा करोगे तो ये जो इसको हम m मान लें, तो PM की जो लेंथ जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका y कोऑर्डिनेट। तो ये कितना होगा, ये होगा 2am हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2am। तो यहाँ पे तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस कितना है इसका ट्रायंगल का, बेस आपके पास मिल जाएगा FQ।
ये हो जाएगा बेस एफ क्यू, और इसकी जो आपके पास हाइट है ये हाइट हो जाएगी पी एम। ये पी एम इक्वल टू कितना दिया है 120। अब देखें ज़रा एफ क्यू यदि हम निकालें यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं एफ क्यू को, कि एफ क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये होगा ओ क्यू माइनस ओ, मतलब ए क्यू माइनस यहाँ कर दें ए एफ। तो ए क्यू मतलब टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2a प्लस ए एम स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस ए एफ हो जाएगा, ये तो लेंथ ए है तो माइनस ए, इसका मतलब ये हो गया ए प्लस ए एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा ए प्लस ए एम स्क्वायर, और ये जाएगा -2am, और लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है ये, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 2 हो गए कैंसिल, यहाँ से हम ए कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास ए एम, तो ए एम करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम, ये इक्वल टू हो रहा है आपका 120। यानी ये आपके पास एक कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ए और एम का पेयर निकालना है, तो हमें एक एक करके सेटिस्फाई कराना पड़ेगा भाई पॉइंट, क्योंकि और कोई कंडीशन तो दिया नहीं है ताकि हम डायरेक्ट ए और एम सेपरेटली निकाल पाएँ। तो हमें 1 बाय 1 हमें पुट करना पड़ेगा। तो हम पहले ए पुट कर रहे हैं यहाँ पे। यदि हम ए ऑप्शन पुट कर रहे हैं, ऑप्शन ए क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया 2 और 3, तो 2 3 कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो ए और 2 3 सेटिस्फाइंग द कंडीशन, सो आंसर विल बी ए। आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा 2 और 3 होगा। देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा 4 इंटू ये जाएगा 10, और इंटू हो जाएगा फिर ये 3, यानी हो जाएगा 120। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका ए होगा 2 और 3। ये इजी क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्ट आप मार्क्स ले सकते थे। तो देखें भाई, इस वीडियो में हमने जेई एडवांस जो 4 जून 2023 को हुआ था पेपर 1, उसके हम 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन आपके सामने रखा है। बाकी अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चन रखेंगे। आप इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।